नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू एससीकेजी स्टडीज एंड एससीकेजी 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। ईएसआई स्कीम को स्टडी करते समय हम ईएसआई एक्ट, उसके साथ साथ ईएसआई रूल एंड उसके साथ साथ ईएसआई रेगुलेशन को भी स्टडी कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज ईएसआई एक्ट इज सप्लीमेंटेड बाय ईएसआई रूल्स एंड ईएसआई रेगुलेशन, राइट। इस स्टडी के क्रम में हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 5 के बेनिफिट वाले चैप्टर में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर as far as scheme is concerned. The scheme, ESI स्कीम बना ही है आईपीएस को बेनिफिट देने के लिए, इंस्टीट्यूट पर्सन को लाभान्वित करने के लिए ही, एम्प्लॉयज को लाभान्वित करने के लिए ही ये स्कीम फ्रेम की गई है। तो अगर एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए ही ये स्कीम फ्रेम की गई है, ये एक्ट बनाया गया, ये रूल्स बनाए गए, ये रेगुलेशन बनाए गए हैं, तो इसका मतलब कि ये चैप्टर बड़ा भी होगा, निश्चित रूप से बड़ा होगा। बड़ा तो है ये। चैप्टर 5 जो है सेक्शन 46 से लेकर के सेक्शन 73 तक है। जी हाँ, चैप्टर 5 जो है सेक्शन 46 से लेकर के 73 तक का है। सेक्शन 46 में वो सारे बेनिफिट की चर्चा की गई है जो इंस्टीट्यूट पर्सन को हमें देना है। क्या उसके टर्म कंडीशन होंगे? रेगुलेशन में है। कब देना है कब नहीं देना है, रेगुलेशन में है। तो इसलिए इस सेशन में हम सेक्शन 46 के साथ साथ ईएसआई रेगुलेशन के कुछ रिलेवेंट प्रोविजन भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं। हाँ, तो ये रहा आपका चैप्टर 5, बेनिफिट से रिलेटेड। सेक्शन 46 से शुरू हो रहा है एंड बेनिफिट वाले में हर प्रकार के बेनिफिट की चर्चा कर दी गई है, जिसको जिसको देने के लिए एक बाध्य है। उसके बाद से सेक्शन वाइज एक बेनिफिट के बारे में भी डिस्कशन किया गया है। ठीक है, जहां पर मेडिकल प्रोविजन करना है वहां पर स्टेट गवर्नमेंट को भी एम्पावर किया गया है। और इस तरीके से अप टू सेक्शन 73, employer not to dismiss or punish employee during the period of sickness etc. 46 में रिफिट से शुरू हो रहा है और 73 एम्प्लॉयर शुड नॉट पनिश हिज एम्प्लॉय, चैप्टर 5 है, राइट। तो चैप्टर 5 जो है वो 46 से शुरू हो रहा है, तो सेक्शन 46 शुरू कर देते हैं। ये रहा आपका सेक्शन 46 बेनिफिट। हिंदी वाले एक्ट में बेनिफिट को हिंदी में अभिदाय बेनिफिट को लाभ कह रहा है, कंट्रीब्यूशन को अभिदाय कह रहे हैं और बेनिफिट को हित लाभ कह रहे हैं। तो आप भी हित लाभ ही समझिए। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, द इंस्टीट्यूट पर्सन, their dependents or persons herein after mentioned, as the case may be, shall be entitled to the following benefit. तो जो भी एक्ट के प्रोविजन है उनको ध्यान में रखते हुए, एक्ट में जो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए जो इंस्टीट्यूट पर्सन है एंड उनके डिपेंडेंट है उन सबको क्या क्या बेनिफिट देना है, शैल बी इंटाइटल टू फॉलोइंग बेनिफिट। दे आर इंटाइटल, दे शैल बी, मे भी नहीं है, दे शैल बी इंटाइटल टू द फॉलोइंग बेनिफिट। कौन कौन से बेनिफिट है? सबसे पहले देखिए नीचे लिखा है हेयर इन आफ्टर रेफर टू सिकनेस बेनिफिट। सबसे पहली बेनिफिट जो है सिकनेस बेनिफिट।
उसमें क्या मेंशन किया है? पीरियोडिकल पेमेंट टू एनी इंश्योर्ड पर्सन इन केस ऑफ सिकनेस। इंश्योर्ड पर्सन बीमार पड़ जाते हैं, सिकनेस हो जाती है, उस उस सिचुएशन में उनको पीरियोडिकल पेमेंट किया जाता है, उतने पीरियड के लिए जितने पीरियड के लिए सर्टिफिकेट बाय ए ड्यूली अपॉइंटेड मेडिकल प्रैक्टिशनर इशू। मेडिकल प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट इशू करते हैं और उसके बेसिस पे पीरियोडिकल पेमेंट हम इंश्योर्ड पर्सन को ड्यूरिंग द सिकनेस, फॉर द सिकनेस पे करते हैं, राइट। उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, वो रेगुलेशन में मेंशन है। हाँ, तो उसको हम देखने वाले हैं यहाँ पे। दूसरा बेनिफिट, दूसरा बेनिफिट जो यहाँ पर लिखा है मैटरनिटी बेनिफिट है, ध्यान देंगे। ए में सिकनेस बेनिफिट है और बी में मैटरनिटी बेनिफिट, और ये भी पीरियोडिकल है। पीरियोडिकल पेमेंट टू एन इंश्योर्ड वीमेन in case of confinement or miscarriage or sickness arising out of pregnancy, confinement, premature birth of child or miscarriage, such women being certified to be eligible for such payment by an authority specified in this behalf by the regulation. तो फर्स्ट जो है सिकनेस बेनिफिट है, सेकंड मेटर्निटी बेनिफिट है, मातृत्व एक लाभ। इस केस में कन्फाइनमेंट होगा, दुर्भाग्य से मिसकैरेज हो गया तब हो गया, सिकनेस एराइजिंग आउट ऑफ प्रेगनेंसी हो गया, कन्फाइनमेंट हो गया, प्रीमेच्योर बर्थ हो गया, मिसकैरेज हो गया, ये जितने भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड इश्यूज हैं, इन सब से रिलेटेड जो पेमेंट होगा, जो बेनिफिट पेमेंट होगा, उसको मैटरनिटी बेनिफिट का नाम। दो बेनिफिट की चर्चा हम कर लिए, सिकनेस बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट, राइट। तीसरी बेनिफिट, तीसरी बेनिफिट लिखा है हेयर इन आफ्टर रेफर्ड एज ए डिसेबलमेंट बेनिफिट। हाँ, तो पीरियोडिकल पेमेंट टू एन इंश्योर्ड पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिसेबलमेंट एज ए रिजल्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंजरी। यहाँ पर कुछ कंडीशन तो यहाँ पर क्लियर कर दी है। डिसेबलमेंट बेनिफिट हम उसी को देंगे जो सफर कर रहा है एम्प्लॉयमेंट इंजरी से, ऐसे सस्टेन्ड एज एन एम्प्लॉय अंडर दिस एक्ट and certified to be eligible for such payment by an authority specified in this behalf। तो किसी प्रकार का कोई इंजरी हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट इंजरी, उसके चलते डिसेबलमेंट हो जाता है, तो उसके अगेंस्ट में हमें बेनिफिट देने का प्रोविजन है। कंडीशन क्या क्या होंगे, स्पेसिफाइड इन दिस बिहाफ बाय द रेगुलेशन, रेगुलेशन विल डिटरमाइन, राइट। तो इस बेनिफिट को किस नाम से हम जानते हैं, डिसेबलमेंट बेनिफिट। तीसरी बेनिफिट डिसेबलमेंट बेनिफिट, चौथी बेनिफिट डिपेंडेंट बेनिफिट, जिसको डीबी बोलते हैं। हाँ? तो पीरियोडिकल पेमेंट टू सच डिपेंडेंट, देखिए ये अभी तक तीन जो थे वो इंस्टीट्यूट पर्सन को मिल रहे थे, सिकनेस बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट, डिसेबलमेंट बेनिफिट, ये तीनों इंस्टीट्यूट पर्सन को मिलते हैं। ये जो डिपेंडेंट बेनिफिट है, ये इंस्टीट्यूट पर्सन को नहीं मिलते, ये उनको डिपेंडेंट को मिलते हैं। ऐसा क्यों? अरे डिपेंडेंट बेनिफिट हम तभी देते हैं जब इंस्टीट्यूट पर्सन का निधन हो जाता है, एज ए पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंजरी, एज ए रिजल्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंजरी, एज ए रिजल्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंजरी। अगर किसी वर्क एम्प्लॉयज का निधन हो जाता है, तो उनके जो डिपेंडेंट होते हैं, उन डिपेंडेंट को जो हम बेनिफिट देते हैं उसे डिपेंडेंट बेनिफिट कहते हैं। Periodical payment to such dependents of an insured person who dies as a result of employment injury। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि he dies as a result of employment injury sustained as an employee।
एज ए एम्प्लॉई एक एम्प्लॉयमेंट इंजरी हुआ, उसके चलते निधन हो गया, तो उनके डिपेंडेंट को जो बेनिफिट देंगे उसको डिपेंडेंट बेनिफिट के नाम से जोड़ा जाता है। राइट? ये चौथा बेनिफिट है। पांचवा बेनिफिट, बेसिक बेनिफिट जो पांचवा बेनिफिट हम देते हैं वो है मेडिकल बेनिफिट। हियर इन आफ्टर रेफर टू एज मेडिकल बेनिफिट। क्या है मेडिकल बेनिफिट? मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर एन अटेंडेंस ऑफ इंस्यूर्ड पर्सन। मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर एन अटेंडेंस ऑन इंस्यूर्ड पर्सन। तो इंस्यूर्ड पर्सन को मेडिकल ट्रीटमेंट जो हम देते हैं उसको मेडिकल बेनिफिट कहते हैं। राइट? एफ एफ में क्या है? फ्यूनरल एक्सपेंसेस है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है फ्यूनरल फ्यूनरल एक्सपेंसेस। हाँ, तो एफ में क्या है? पेमेंट टू द एल्डेस्ट सर्वाइविंग मेंबर ऑफ द फैमिली। फ्यूनरल बेनिफिट किसको देना है? पेमेंट टू द एल्डेस्ट सर्वाइविंग मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ एन इंश्योर्ड पर्सन हु हैज डाइड। अरे फ्यूनरल तभी पे करेंगे ना, अंत्येष्टि क्रिया करेंगे, उसमें जो खर्चे होंगे वो तभी करेंगे जब किसी का निधन हो गया हो। अगर इंश्योर्ड पर्सन का निधन हो गया हो जो ईएसआई में इंश्योर्ड है, अगर उस व्यक्ति का निधन हो गया हो तो उनके घर के जो वरिष्ठ व्यक्ति होंगे, एल्डेस्ट सर्वाइविंग मेंबर है, न सन लिखा है, न वाइफ लिखा है, न मदर लिखा है, न फादर लिखा है, न नेफ्यू लिखा है। घर में जो भी एल्डेस्ट सर्वाइविंग पर्सन है लगभग उन्हीं की जिम्मेदारी पड़ती है अंत्येष्टि करने की। और यही सोच करके पहले लाइन में प्रोविजन दिया गया है, पेमेंट टू द एल्डेस्ट सर्वाइविंग मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ एन इंस्यूर्ड पर्सन हु हैज डाइड। कैसे मरे हैं? टुवर्ड्स द एक्सपेंडिचर ऑफ द फ्यूनरल। कैसे मरे हैं? नहीं, मर गए हैं। ठीक है? टुवर्ड्स द एक्सपेंडिचर ऑफ द फ्यूनरल ऑफ द डिसीज्ड इंस्यूर्ड पर्सन वेयर द इंस्यूर्ड पर्सन डिड नॉट हैव ए फैमिली। अच्छा, ऐसा है कि जहाँ फैमिली है वहाँ एल्डेस्ट सर्वाइविंग मेंबर को देंगे, और जहाँ फैमिली नहीं है, where the injured person did not have a family or was not living with his family at the time of death, to the person who actually incurred the expenditure। या तो इंश्योर्ड पर्सन का कोई फैमिली ना हो, या इंश्योर्ड पर्सन अपने फैमिली से कहीं अलग रह करके वर्क कर रहे हो। ऐसे केस में अगर फैमिली ज्वाइन नहीं कर पाती है उस पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, तो जिस किसी भी व्यक्ति ने उनका फ्यूनरल किया है, उनका अंत्येष्टि संस्कार किया है, उनको फ्यूनरल एक्सपेंसेस दिया जाता है ऑन द फ्यूनरल ऑफ द डिसीज्ड पर्सन टू बी नोन एज फ्यूनरल एक्सपेंसेस। तो इस तरीके से पांच, ये जो पंचदीप के जो पांच स्तंभ है वो यहाँ पर एक साथ सेक्शन 46 में हमने चर्चा कर ली। ठीक है? कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? प्रोवाइडेड दैट द अमाउंट ऑफ सच पेमेंट शैल नॉट एक्सीड सच अमाउंट एज मे बी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये हम एफ की चर्चा कर रहे हैं, ई की चर्चा कर रहे हैं। हाँ? तो ई में फ्यूनरल एक्सपेंसेस है। फ्यूनरल एक्सपेंसेस कितना दे सकते हैं? टू बी डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करती है? रूल बना करके। एज ऑन डेट फ्यूनरल एक्सपेंसेस का अमाउंट कितना है? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। हाँ, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आज एज ऑन डेट फ्यूनरल एक्सपेंसेस के अमाउंट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना डिसाइड किया है। अगर नहीं पता होगा तो मैं वैसे ही इस थोड़ी देर में इस क्लास में ही बता दूंगा। राइट? चिंता करने की कोई बात नहीं। अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। एंड क्लेम फॉर सच पेमेंट कैन बी मेड विद इन 3 मंथ। एक और कंडीशन है, फ्यूनरल एक्सपेंसेस का क्लेम विद इन 3 मंथ ही क्लेम किया जाए। विद इन 3 मंथ ऑफ द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन और विद इन सच एक्सटेंडेड पीरियड एज द कॉर्पोरेशन
a person or authority authorized by it in this behalf may allow. तो क्या करते हैं, अप टू 90 डेज तक का अगर फ्यूनरल एक्सपेंसेस आते हैं फ्यूनरल बेनिफिट पे करने के लिए, तो ब्रांच मैनेजर के पास पावर यहाँ पर अप टू 3 मंथ है। इससे ज्यादा का रिलैक्स करना पड़ता है। रिलैक्स करने का पावर आरओ के पास है। इसलिए मैं बोल रहा है एक्सटेंडेड पीरियड एज द कॉर्पोरेशन और एनी ऑफिसर और अथॉरिटी ऑथराइज। तो यहाँ पर ब्रांच मैनेजर ऑथराइज नहीं है, आरओ ऑथराइज है इस डिले को कंडोन करने के लिए। ये जो 3 महीना का पीरियड है इसको रिलैक्स करने के लिए आरओ को ऑथराइज किया गया है। राइट। सेक्शन 46 का 1 ये हम पढ़ लिए, और सेक्शन 46 का 2 द कॉर्पोरेशन में at the request of appropriate government and subject to such conditions as may be laid down in the regulation, extend the medical benefit to the family of an insured person. जब सेक्शन 46 1 के बी में हम चर्चा कर रहे थे मेडिकल बेनिफिट, 1 में है सिकनेस, ए में है सिकनेस बेनिफिट और बी में है मेडिकल बेनिफिट, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इंश्योर्ड पर्सन के बारे में, इंश्योर्ड पर्सन के मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में चर्चा थी। यही थी ना, फैमिली के बारे में चर्चा उसमें नहीं थी। फैमिली के बारे में चर्चा 46 के 2 में है। द कॉर्पोरेशन में एट द रिक्वेस्ट ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज में बी लेट डाउन इन द रेगुलेशन एक्सटेंड द मेडिकल बेनिफिट टू द फैमिली ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन। और इसको एक्टिवेट करके, इसको यूज करके तो आईपीसी के फैमिली को का भी हम मेडिकल ट्रीटमेंट कराते हैं ना, तो उसका भी प्रोविजन सेक्शन 46 में ही दिया हुआ है। सेक्शन 46 के सब क्लॉज 2 में दिया हुआ है। राइट। कुछ यहाँ पर कमेंट है, कोर्ट का जजमेंट है, देख लेते हैं क्या है। व्हेन द इंजुरी हैड बीन सफर्ड आफ्टर द क्लेमेंट ceased टू बी एन एम्प्लॉय। हमने एम्प्लॉयमेंट इंजुरी की बात की थी, एम्प्लॉयमेंट इंजुरी से डिसेबलमेंट की भी बात किए थे, और एम्प्लॉयमेंट इंजुरी से डेथ तक की भी बातें किए थे। उसी का ये सप्लीमेंट्री क्लॉज है, या क्लॉज नहीं बोलेंगे, ये इंटरप्रिटेशन है। व्हेन द इंजुरी हैड बीन सफर्ड आफ्टर द क्लेमेंट सीज्ड टू बी अनएम्प्लॉयड। मान लीजिए कोई पर्सन 31 अक्टूबर तक एम्प्लॉय थे, 1 नवंबर को फर्स्ट 30 सितंबर तक एम्प्लॉय थे, 1 अक्टूबर से उनका एम्प्लॉयमेंट सीज हो गया, तो 1 सितंबर से सीज तो हो गया, लेकिन उनके बेनिफिट पीरियड तक वो बेनिफिट लेते रहेंगे। ध्यान दीजिए, 30 सितंबर तक अगर वो जॉब किए, 30 सितंबर को रिटायर हो गए, लेफ्ट हो गए, रिलीव हो गए, सुपरयूनिट हो गए, तो उनका एम्प्लॉयमेंट 30 सितंबर था, तो 30 सितंबर तक ही वो एम्प्लॉय रहे। 1 अक्टूबर से ही हैज ceased टू बी एम्प्लॉय, बट स्टिल 1 अक्टूबर से फॉर सम पीरियड still he is insured person, he will get the benefit of the insured person, so he will get the benefit of insured person but not the claim for the employment injury, because employment injury is associated with the employment। जो ये कमेंट बॉक्स है इसमें कोर्ट का डिसीजन है, कोर्ट के डिसीजन में क्लियर लिखा हुआ है कि जो एम्प्लॉयमेंट इंजरी से रिलेटेड जितने भी बेनिफिट है वो तभी तक मिलेंगे और तभी तक के लिए एलिजिबिलिटी है जब वो एम्प्लॉय है। When the injury has been suffered after the claimant ceased to be an employee,
he would not be entitled to any benefit of disablement, notwithstanding the fact that his contribution period and his status as an insured person continued even after he ceased to be unemployed. नहीं समझ में आया? चलिए, इसको समझाने के लिए हम थोड़े से रेगुलेशन की तरफ चलते हैं। ये जो कंट्रीब्यूशन एंड बेनिफिट पीरियड समझते हैं, और ये कहाँ दिया हुआ है? रेगुलेशन में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कंट्रीब्यूशन एंड बेनिफिट पीरियड। हाँ, ये तो लगभग जितने लोग ये साई में हैं उनको ज्ञात है। ये एक कंट्रीब्यूशन पीरियड होता है और एक कॉरेस्पॉन्डिंग बेनिफिट पीरियड होता है। इससे पहले भी हम सेक्शन 46 में ये पढ़ चुके हैं कि फॉर न्यू एम्प्लॉय 9 मंथ के बाद उनका बेनिफिट शुरू होता है। जितने भी कैश बेनिफिट है 9 मंथ के बाद ही शुरू होता है। लेकिन कंट्रीब्यूशन पीरियड कुछ होता है और कंट्रीब्यूशन पीरियड के अगेंस्ट में कॉरेस्पॉन्डिंग बेनिफिट पीरियड होता है। उसको पहले समझ लेते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग बेनिफिट पीरियड, हाँ, तो कंट्रीब्यूशन पीरियड जो होता है 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक फर्स्ट कंट्रीब्यूशन पीरियड है, एंड 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक सेकेंड कंट्रीब्यूशन पीरियड। आई रिपीट, 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक फर्स्ट कंट्रीब्यूशन पीरियड है। 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक सेकेंड कंट्रीब्यूशन पीरियड है। अर्थात वर्ष को 2 कंट्रीब्यूशन पीरियड में क्लासिफाई किया गया है। किस लिए? क्योंकि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बेनिफिट देना है। और सेक्शन 46 ये कहता है कि फॉर द फर्स्ट टाइम हुए ज्वाइन द, क्योंकि 9 मंथ के बाद से ही बेनिफिट मिलना है, इसलिए फर्स्ट कंट्रीब्यूशन पीरियड जो है वो आपका 1 अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर तक हो गया। इसमें हम 9 मंथ ऐड करते हैं। जैसे 9 मंथ ऐड करेंगे, बेनिफिट कॉरेस्पॉन्डिंग बेनिफिट पीरियड 1 जनवरी से शुरू हो जाएगा। उसी को रेगुलेशन में कंट्रीब्यूशन पीरियड अलग हेड में दिखाया है एंड बेनिफिट पीरियड अलग हेड में दिखाया है, राइट? तो जो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक का कंट्रीब्यूशन पीरियड होगा, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग बेनिफिट पीरियड जो होगा वो 1 जनवरी ऑफ द फॉलोइंग ईयर टिल 30 जून है। हाँ, तो जो बेनिफिट पीरियड है वो कैलेंडर ईयर के अनुसार है। बेनिफिट पीरियड जो है जनवरी से 1 जनवरी से 30 जून तक एंड 1 जुलाई से 30 दिसंबर तक है। आप जोड़ लीजिए, यहाँ से 9 मंथ यहाँ पर आते हैं। 9 मंथ आने के बाद ही बेनिफिट शुरू होता है। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये क्लियरली मेंशन कर रहे हैं कि आपका अगर किसी प्रकार का एम्प्लॉयमेंट इंजरी है, ये जो बेनिफिट पीरियड है आपके स्टैंडर्ड सिकनेस बेनिफिट के लिए हो सकता है, मेडिकल बेनिफिट के लिए हो सकता है, बाकी सब बेनिफिट के लिए होगा। लेकिन वो सारे बेनिफिट जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट इंजरी से रिलेटेड है, उसके लिए नहीं। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट इंजरी तभी होगी जब एम्प्लॉयमेंट होगा। अगर एम्प्लॉयमेंट ही सीज हो गया तो एम्प्लॉयमेंट इंजरी होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो इसलिए ध्यान कर लीजिए, ये कंट्रीब्यूशन पीरियड है और ये कोरस्पॉन्डिंग बेनिफिट पीरियड है। तो रिटायर होने के बाद भी अगर कोई 30 सितंबर को रिटायर हो गए, लेफ्ट हो गए, तब भी उनको 30 जून तक बेनिफिट मिलता है। सिकनेस बेनिफिट मिलता है, मेडिकल बेनिफिट मिलता है। एम्प्लॉयमेंट इंजरी से रिलेटेड कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, डिसीजन है। इसके नीचे कुछ कंडीशन है।
provided that in the case of a person who becomes an employee within the meaning of the act for the first time, an employee within the meaning of the act for the first time, the first contribution period shall commence from the date of such employment in the contribution period current of on that day, and the corresponding period for him shall commence on the expiry of the period of 9 months. 9 months from the date of such employment. तो पहली बार जब सिकनेस बेनिफिट लेंगे, पहली बार जब मेटर्निटी बेनिफिट लेंगे, तो ब्रांच ऑफिस में सबसे पहले ये चेक करेंगे कि इनका 9 मंथ कंप्लीट हुआ कि नहीं। एग्जैक्ट 9 मंथ कंप्लीट हो गया है, तब आपको बेनिफिट मिलने का इंटाइटलमेंट बनता है। और अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो बेनिफिट मिलने का इंटाइटलमेंट नहीं बनता, नहीं बनता। क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है ये, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, देख लीजिए। ये सारी रेगुलेशन में मेंशन किया हुआ है, राइट। आपका चैनल एजुकेजी स्टडी, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो ये देखिए, ये ये भी ये सही रेगुलेशन से ही लिया गया है। ये सही रेगुलेशन में क्लेम फॉर बेनिफिट कैसे बनता है, कैसे क्लेम करते हैं, ये मेंशन किया हुआ है। बेनिफिट तो हमने सेक्शन 46 में देख लिया, क्लेम कैसे करते हैं, कैसे क्लेम वो बेनिफिट कैसे मिलता है। तो क्लियरली इसमें मेंशन किया हुआ है कि तो every claim for the benefit payable under this act shall be made in writing। वर्बल कुछ बोल देने से क्लेम हो जाएगा क्या? और वर्बल पे करने से पेमेंट हो जाता है क्या? नहीं होता। तो अगर कुछ बेनिफिट लेना है तो रिटेन फॉर्म में ही क्लेम आएगा, है? उसी को यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है कि एवरी क्लेम फॉर द बेनिफिट पेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी मेड इन राइट in accordance with this regulation to the appropriate branch office। क्लेम कहाँ देना है इन राइटिंग में? एप्रोप्रिएट ब्रांच ऑफिस में। एप्रोप्रिएट ब्रांच ऑफिस का मतलब क्या है? हर ब्रांच ऑफिस का अपना अपना एक लोकल ज्यूरिसडिक्शन है। तो जो लोकल ज्यूरिसडिक्शन है, तो जो जो उस एम्प्लॉय का लोकल ज्यूरिसडिक्शन में जो ब्रांच ऑफिस पड़ता है, वहां पे उस सर्टिफिकेट को देना है, कहीं भी देने से नहीं होगा। आउट ऑफ दैट ऑफिस कहीं और पे भी अगर आप देते हैं तो वो वहां पर समझ लीजिए कि बात नहीं बनेगी, क्योंकि वो उनका ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है। हर ब्रांच ऑफिस का अपना एक ज्यूरिसडिक्शन है और उसी ज्यूरिसडिक्शन में क्लेम सबमिट किया जाएगा। कैसा क्लेम होगा? ऑन द फॉर्म एप्रोप्रिएट फॉर द पर्पस। हर पर्पस के लिए अलग अलग फॉर्म है। तो जिस 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 पर्पस से जो बेनिफिट लेना चाहते हैं उसका फॉर्म फिलअप करना है। फिलअप करके वहां के ज्यूरिसडिक्शन में ब्रांच ऑफिस में सबमिट करना है। यही कह रहे हैं ना? फॉर विच द क्लेम इज मेड or in such other manner as appropriate office may subject to its being in writing except as sufficient in circumstances of the particular case or class of cases। assistance for filling in the form, देखिए जी ऐसा है, assistance in the filling in the form of claim in each case in case of insured a person who cannot do so themselves shall be provided at the branch office of the corporation। ब्रांच ऑफिस पर एक और ओनस डाला गया है, न सिर्फ सर्टिफिकेट लेना है, बल्कि अगर कोई फॉर्म भर नहीं पा रहे हैं, कोई व्यक्ति फॉर्म भरने में सक्षम नहीं है, उनको फॉर्म भरने नहीं आता, तो उनको फॉर्म भरने में असिस्टेंस भी प्रोवाइड करना है, हेल्प भी करना है। ऐसे फॉर्म भर दीजिए।
क्यों? क्योंकि ये सोशल वेलफेयर करने जा रहा है। तो सोशल वेलफेयर में कई तरह के लोग आएँगे, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जिनको फॉर्म भरने नहीं आता हो, तो उनको गाइड करना है, असिस्ट करना है, राइट? Provided that in case of permanent disablement benefit and dependent benefit, claims shall be required to be made only for the first payment and no claim shall be required for subsequent period of periodical payment. यहाँ पर क्या हमने दिखा, यहाँ पर एवरी क्लेम लिखा है, अर्थात जितने पीरियड का क्लेम होगा उतने पीरियड का आपको बेनिफिट मिलेगा। वो कहाँ पे जमा होगा? ब्रांच ऑफिसर के पास, ब्रांच ऑफिस के पास। कंडीशन ये है कि एक डिसेबलमेंट परमानेंट डिसेबलमेंट बेनिफिट जो पीडीबी है, तो एक बार उसको सैंक्शन मिल गया तो हर बार वो सर्टिफिकेट देगा क्या? नहीं देना है। हर महीने क्लेम फॉर्म देना है क्या? नहीं देना है। हर महीने क्लेम फॉर्म देने की आवश्यकता नहीं है एज फार एज डिसेबलमेंट एंड डिपेंडेंट बेनिफिट इज कंसर्न। फर्स्ट टाइम में देना है, फर्स्ट टाइम क्लेम देना है। क्लेम शैल बी रिक्वायर्ड टू बी मेड ओनली फॉर द फर्स्ट पेमेंट एंड नो क्लेम शैल बी रिक्वायर्ड फॉर द सब्सिक्वेंट पीरियोडिकल पेमेंट। इसके बाद हर महीने उनको पेमेंट होता है, बैच प्रोसेस से आरओ कर देता है। किसी क्लेम की जरूरत नहीं पड़ती, किसी फॉर्म की जरूरत नहीं पड़ती, किसी सर्टिफिकेट की जरूरत उसमें नहीं पड़ती। लाइफ सर्टिफिकेट वर्ष में एक बार लिया जाता है, उसको क्लेम फॉर्म नहीं करते हैं, राइट? तो ये जो है पीडीबी और डीबी इन दोनों के लिए सब्सिक्वेंट टाइम में फॉर्म की आवश्यकता नहीं होती है। इन एडिशन टू दिस बाकी सब के लिए फॉर्म की आवश्यकता पड़ती है, क्लेम की आवश्यकता पड़ती है, राइट? रूल 45, रेगुलेशन 45, क्लेम व्हेन क्लेम बिकम्स ड्यू। प्रश्न ये है कि क्लेम ड्यू कब हो जाता है? फॉर व्हाट पर्पस? A claim for the benefit under this act shall, for the purpose of section 77, for the purpose of section 77 becomes due on the following day. सेक्शन 77 आपको ध्यान है, एडजुडिकेशन का चैप्टर है ये। एडजुडिकेशन का चैप्टर है, तो एडजुडिकेशन के चैप्टर में सेक्शन 74 से लेकर के और 84 तक, सेक्शन 74 से लेकर के 84 तक एडजुडिकेशन का चैप्टर है। और उसमें सेक्शन 74 में ईआई कोर्ट है, 75 में ईआई कोर्ट के कौन कौन से प्रोविजन उसमें जाएंगे उसके बारे में है। तो सेक्शन 77 जो है कुछ लिमिटेशन के बारे में बात करता है। अगर किसी क्लेम से रिलेटेड डिस्प्यूट हो तो उसमें लिमिटेशन पीरियड दिया हुआ है 3 ईयर के लिए। आइए वो सेक्शन 77 आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये सेक्शन 77 है, कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग। हाँ, प्रोसीडिंग बिफोर एन एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोर्ट shall be commenced by application. Every such application shall be made within a period of 3 years from the date on which the cause of action arose. So limitation runs from the date of cause of action arose. तो यहाँ पर क्लियरली लिखा है 3 ईयर, 3 ईयर तक का टाइम यहाँ पर दिया हुआ है, राइट? तो वो जो कॉज ऑफ एक्शन किस दिन से राइज हो रहा है? फॉर सिकनेस बेनिफिट और डिसेबलमेंट बेनिफिट फॉर टेम्पोररी डिसेबलमेंट, दोनों के एक साथ कवर किए। फॉर सिकनेस बेनिफिट और डिसेबलमेंट बेनिफिट फॉर टेम्पोररी डिसेबलमेंट, इसका कब से शुरू हो जाता है? ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। जिस दिन मेडिकल सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा उसी दिन से सिकनेस बेनिफिट एंड टीडीबी, इन दिनों दोनों का वहां से काउंटिंग उनका शुरू हो जाता है। क्लेम उसी दिन उनका ड्यू हो जाता है। किस दिन से? ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट, राइट? हाँ, कंडीशन ये भी है कि सिकनेस बेनिफिट जब हम पे करते हैं तो फर्स्ट टाइम 2 डेज का वेटिंग पीरियड होता है। तो अगर जहां कहीं भी 2 डेज का वेटिंग पीरियड है
तो उस 2 डेज के बाद जो थर्ड डे आता है उस दिन से कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, राइट। ये बात हुई सिकनेस बेनिफिट के लिए, ये बात हुई डिसेबलमेंट बेनिफिट फॉर टेम्पोररी डिसेबलमेंट मतलब टीडीबी के लिए। तो एसबी और टीडीबी के लिए जिस दिन मेडिकल सर्टिफिकेट इशू हो जाता है उसी दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाता है। सेकेंड बेनिफिट मेटर्निटी बेनिफिट है। मेटर्निटी बेनिफिट का भी कंडीशन मिलता जुलता ही है, बस उसमें कंडीशन थोड़ा वेरी इसलिए करते हैं बिकॉज इट इज रिलेटेड टू डिलीवरी। तो रिलेटेड टू डिलीवरी है तो उसमें कंसिक्वेंसेस चेंज होते रहते हैं। इन केस ऑफ कन्फाइनमेंट, अगर कन्फाइनमेंट होता है तो ऑन द डेट ऑफ इशू, अगर कन्फाइनमेंट हो गया तो जिस दिन इशू होता है, जिस दिन बच्चे का जन्म होता है उस दिन से क्लेम ड्यू हो जाता है, राइट। इसके अलावा एक सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपेक्टेड कन्फाइनमेंट भी इशू किया जाता है। 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद से जब लेडीज जाती है डिस्पेंसरी में तो डिस्पेंसरी वाले एक एक्सपेक्टेड कन्फाइनमेंट सर्टिफिकेट इशू करते हैं। अगर वो इशू कर रहे हैं तो उस दिन से भी क्लेम बिकम्स ड्यू। उसका एक फर्दर प्रोविजो ये है कि और ऑन द 6th वीक प्रीसीडिंग द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कन्फाइनमेंट एंड बाद में जोड़ दिया है विच एवर इज लेटर। तो कहने का मतलब ये है कि मेटर्निटी बेनिफिट जिस दिन बच्चे का जन्म होता है उस दिन से उसका क्लेम अराइज हो जाता है, बिकम्स ड्यू। अदरवाइज 6 मंथ पहले से भी अगर उन्होंने कन्फाइनमेंट सर्टिफिकेट, अगर उन्होंने एक्सपेक्टेड कन्फाइनमेंट सर्टिफिकेट ले लिया है तो 6 वीक पहले से भी उनका ड्यू शुरू हो जाता है, उनका वहां से दैट क्लेम बिकम्स ड्यू, राइट। थर्ड कंडीशन भी है। थर्ड कंडीशन ये है कि इन केस ऑफ मिस कैरेज and in case of sickness arising out of pregnancy, confinement, premature birth of child or miscarriage on the date of issue the medical certificate such miscarriage। होता ये है कि डिलीवरी का एक अपना कंसिक्वेंसेज है, हर बार डिलीवरी नहीं होती है, कई बार दुर्भाग्य से मिसकैरेज भी हो जाते हैं। तो अगर मिसकैरेज हो जाता है तो जिस दिन डॉक्टर का सर्टिफिकेट मिलता है उस दिन से उसका क्लेम जो है दैट क्लेम बिकम्स ड्यू। ये जो क्लेम बिकम्स ड्यू हम स्टडी कर रहे हैं रेगुलेशन 45 में, इट इज इन रिलेशन टू सेक्शन 77। सेक्शन 77 जो है चैप्टर 6 में है, चैप्टर 6 एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट एंड क्लेम्स है। तो यहाँ पर जब भी क्लेम का डिस्प्यूट आएगा तो लिमिटेशन पीरियड काउंट होगा। लिमिटेशन पीरियड कहाँ से काउंट होगा उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। ब्रांच ऑफिस के पेमेंट से रिलेटेड यहाँ पर कोई चर्चा नहीं हो रही। ब्रांच ऑफिस में सिकनेस बेनिफिट हो, मैटरनिटी बेनिफिट हो, उसका पेमेंट कब ड्यू होता है इसके बाद हम देखते हैं। अभी जो हो रहा है सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर किसी को कोर्ट में जाना हो तो उसका लिमिटेशन पीरियड जो रन हो रहा है वो उस दिन से होगा जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। और कॉज ऑफ एक्शन उस दिन अराइज होता है जिस दिन उसका क्लेम ड्यू हो जाता है, दैट क्लेम बिकम्स ड्यू, राइट। उससे रिलेटेड हमने आपको सेक्शन 77 भी दिखाया। सेक्शन 77 में क्लियरली मेंशन्ड है विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर, विद इन द पीरियड ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच कॉज ऑफ एक्शन एरोज। 3 वर्ष तक उनके पास ऑप्शन है, अगर कुछ लिटिगेशन क्लेम करना है तो वो कोर्ट में लेकर के जा सकते हैं, वहां पर क्लेम कर सकते हैं। हालांकि कोर्ट के पास अपना डिस्क्रिशनरी पावर होता है। कोर्ट अगर चाहे तो उसके बाद वाले पीरियड को भी इग्नोर करके, रेगुलराइज करके तो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। बट राइट जो है 3 ईयर तक है, उसके बाद से कोर्ट के डिस्क्रिशन में कोर्ट को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि डिले क्यों हुआ, राइट। और द फर्स्ट पेमेंट ऑफ डिसेबलमेंट बेनिफिट ऑफ परमानेंट डिसेबलमेंट, पीडीबी की बात है। इससे पहले हमने सिकनेस बेनिफिट टीडीबी का देखे, मेटरनिटी का देखे, ये पीडीबी का है। तो पीडीबी का
पावर जो सैंक्शन का दिया है वो शिफ्ट होकर के ब्रांच अफसर से आरओ एसआरओ के पास है। ये हम 46 में पढ़ चुके हैं। फॉर द फर्स्ट पेमेंट ऑफ द डिसेबलमेंट बेनिफिट फॉर परमानेंट डिसेबलमेंट ऑन द डेट ऑन विच एन इंक्लूड पर्सन इज डिक्लेयर्ड एज परमानेंटली डिसेबल्ड, जिस दिन बोर्ड उसको डिक्लेयर करती है कि ही या शी इज परमानेंटली डिसेबल्ड, उस दिन उसका कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। राइट। फॉर फर्स्ट पेमेंट ऑफ डिपेंडेंट बेनिफिट, डिपेंडेंट बेनिफिट आईपी के डेथ में होने पर होता है, डिपेंडेंस को दिया जाता है। तो फर्स्ट बेनिफिट किस दिन अराइज होता है? ऑन द वेरी सेम डे, ऑन द वेरी सेम डे ऑफ द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन, जिस दिन इंश्योर्ड पर्सन का डेथ हो जाता है उसी दिन जो क्लेम है वो अराइज हो जाता है। तो डिपेंडेंट बेनिफिट का क्लियर कट हिसाब है कि जिस दिन इंश्योर्ड पर्सन का डेथ होता है उसी दिन से उनका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। उसके 3 साल के भीतर अगर कोई क्लेम कोर्ट में ले जाना है तो ले जा सकते हैं। राइट। फॉर सब्सिक्वेंट पेमेंट ऑफ डिसेबलमेंट बेनिफिट फॉर परमानेंट डिसेबलमेंट एंड फॉर सब्सिक्वेंट पेमेंट ऑफ डिपेंडेंट बेनिफिट ऑन लास्ट डे ऑफ, तो पीडीबी में एक बार अप्रूवल होगा, डीबी में भी एक ही बार अप्रूवल होता है। तो फर्स्ट पेमेंट का तो रूल है। सब्सिक्वेंट पेमेंट का रूल ये है कि ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ टू विच द क्लेम रिलेट, तो जितने भी सब्सिक्वेंट बेनिफिट होंगे वो उस मंथ के लास्ट डे में पे करने का प्रोविजन है। प्रैक्टिस ये है कि नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे को अगर लास्ट डे में हम पे नहीं कर पाए हैं तो नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे को बैच प्रोसेस के द्वारा पीडीबी और डीबी को हम पेमेंट कर देते हैं। राइट। जहां तक फ्यूनरल एक्सपेंस की बात आई, तो फ्यूनरल एक्सपेंस का भी जो लिमिटेशन शुरू होता है ऑन द डेट ऑफ डेथ ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन होता है। किस दिन डेथ होता है उस डेथ के डेट से 90 डेज शुरू हो जाएगा पेमेंट के लिए, 3 ईयर शुरू हो जाएगा कोर्ट के लिमिटेशन से। ठीक है। इसके बाद से आपका रेगुलेशन 47 है, 46 है। रेगुलेशन 46 में अवेलेबिलिटी ऑफ क्लेम फॉर्म है। देखिए क्लेम जो है ब्रांच ऑफिस में जो सबमिट करना है, क्लेम जो है ईएसआई कॉरपोरेशन का है, इसलिए फॉर्म भी ईएसआई ऑर्गेनाइजेशन ही सप्लाई करेगी, अप्रोप्रिएट फॉर्म सप्लाई करेगी। रेगुलेशन 47 में है कि अगर रॉन्ग फॉर्म पे क्लेम आ गया तो अगर रॉन्ग फॉर्म पे क्लेम आ गया तो उस क्लेम को रिजेक्ट नहीं करेंगे, उस क्लेम को एक्सेप्ट कर लेंगे और जो एप्रोप्रिएट फॉर्म है वो एप्रोप्रिएट फॉर्म भी उस व्यक्ति से भरवा लेंगे। ठीक है। रेगुलेशन 48, रेगुलेशन 48 एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ क्लेम। एवरी पर्सन हु मेक्स अ क्लेम फॉर एनी बेनिफिट शैल इन एडिशन टू द मेडिकल सर्टिफिकेट, देखिए ऐसा है आपको क्लेम दे करके पैसे लेने हैं और गवर्नमेंट तो पे पैसे लेने हैं, तो क्लेम क्लेम तो आपको अप्रोप्रिएट क्लेम लगाना पड़ेगा। जो बेनिफिट आपको लेना है उससे रिलेटेड जो अप्रोप्रिएट क्लेम फॉर्म है, क्लेम फॉर्म देना है, उसके साथ में मेडिकल सर्टिफिकेट देना है इफ रिक्वायर्ड। ठीक है। और उसके बाद से फॉर्म्स स्पेशली रिक्वायर्ड अंडर दिस रेगुलेशन, तो रेगुलेशन 48 में मेंशन किया हुआ है कि एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ क्लेम, जिस क्लेम को हम पे करने जा रहे हैं उसके सपोर्ट में एविडेंस क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो क्लेम फॉर्म होना चाहिए, दैट शुड बी कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट। उसके बाद से सपोर्टिंग मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसके अलावा कुछ और भी स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की जरूरत है जो रेगुलेशन में मेंशन है, उसको सबमिट करना है। जैसे कि अगर डेथ हो गया हो डीबी लेना है तो डेथ सर्टिफिकेट देना है, जैसे कि मेटर्निटी लेना है तो कन्फाइनमेंट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, सब्सिक्वेंटली बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो इसके एडिशनल सर्टिफिकेट है इनको साथ में देंगे तभी जाकर के वो क्लेम ड्यू बनता है, उसके बिना क्लेम ड्यू भी नहीं होता है।
Furnish such other information and evidence for the purpose of determining the claim as may be required by the appropriate office and, if reasonably so required, shall for that purpose attend at such office or place as the appropriate office may direct। इससे पहले मैं बता चुका हूँ, ये जितने भी क्लेम देने हैं अप्रोप्रिएट ऑफिस में देने हैं। अप्रोप्रिएट ऑफिस का मतलब हुआ कि हर ब्रांच का अपना अपना एक लोकल ज्यूरिडिक्शन है, उसी लोकल ज्यूरिडिक्शन में ले जाकर के इस क्लेम फॉर्म को देना है। completed in all respect with medical certificate with other required specifically document, तब जाकर के क्लेम पर प्रोसेस करते हैं पेमेंट के लिए। 49 49 रेगुलेशन 49 जो है डिफेक्टिव क्लेम के बारे में है। इन द अब्सेंस ऑफ ड्यू सिग्नेचर और ड्यू सर्टिफिकेट, डिफेक्टिव क्लेम का मतलब देयर इज सम डेफिशिएंसी, हो सकता है साइन ही ना हुआ हो सकता है उसके साथ सर्टिफिकेट भी नहीं हुआ हो, उस आईपी को कांटेक्ट करना है, रिटेन कम्युनिकेशन करना है, और जिस दिन कर देते हैं उससे 3 महीने तक का उसको टाइम देना है। और उस 3 महीने के बाद अगर वो सर्टिफिकेट दे देता है, 3 महीने के भीतर तक भी अगर सर्टिफिकेट दे देता है, तो उसके लिमिटेशन पीरियड को ओवर रूल किया जा सकता है। रेगुलेशन 50 में क्लेम फॉर इन अप्रोप्रिएट बेनिफिट, where it appears that a person who has made a claim for any benefit payable under this act may be entitled to benefit other than that which he has claimed. Any such claim may be treated as a claim in the alternative for that other benefit। इससे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, अगर गलत फॉर्म भी आता है उसको एक्सेप्ट कर लेना है, और एक्सेप्ट करने के बाद से जो अप्रोप्रिएट फॉर्म है उसको असिस्ट करके गाइड करके उससे भरवा लेना है, और भरवा करके उसको पे करना है। द वेरी पर्पस इज इट्स सोशल वेलफेयर एक्टिविटी, दैट पर्सन मे नॉट बी नोइंग ऑल द थिंग, कुछ इग्नोरेंसी हो सकती है, तो ये ब्रांच ऑफिस की ड्यूटी बनती है कि उनको असिस्ट करे, उनको गाइड करे, राइट। ऑथोरिटी फॉर सर्टिफाइंग एलिजिबिलिटी ऑफ क्लेमेंट, क्लेम सही है कि नहीं है, इसकी एलिजिबिलिटी सर्टिफाई कौन करेगा, इसके लिए क्लियर कट इसमें साफ साफ मेंशन किया हुआ है रेगुलेशन 51 में। ब्रांच ऑफिस के जो ब्रांच मैनेजर होंगे, ही इज द करेक्ट पर्सन, ही इज द इंटाइटल पर्सन, ही इज द अथॉरिटी फॉर सिकनेस, फॉर मेटर्निटी, फॉर टेम्पोररी डिसेबलमेंट एंड फॉर फ्यूनरल, अगर ये विद इन द लिमिटेशन पीरियड में जमा हुए 90 डेज का फ्यूनरल का है, इन सब के लिए ब्रांच ऑफिस इज द अप्रोप्रिएट ऑफिस, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। और पीडीबी पे करना है, पीडीबी और डीबी, पीडीबी और डीबी के लिए अप्रोप्रिएट अथॉरिटी रीजनल ऑफिस, सब रीजनल ऑफिस है, ये रेगुलेशन 51 में मेंशन किया हुआ है, राइट। एंड रेगुलेशन 52 बेनिफिट व्हेन पेएबल, ये ब्रांच ऑफिस में जितने लोग काम करते हैं उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार पेंडेंसी बढ़ जाती है, लेकिन हमारे पास रेगुलेशन ने हमें कुछ टाइम फिक्स कर दिया है, उस टाइम पीरियड में ही हमें बेनिफिट पेमेंट करने हैं, वो रेगुलेशन 52 में मेंशन हुआ है। क्या है? इन द केस ऑफ सिकनेस बेनिफिट नॉट लेटर देन 7 डेज, 7 दिन के भीतर हमें पेमेंट करना है, वी आर ड्यूटी बाउंड टू पे विद इन 7 डेज। इन केस ऑफ फ्यूनरल एक्सपेंसेस, जैसे हमें क्लेम मिल जाता है, जैसे अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट मिल जाते हैं, विद इन 15 डेज, नॉट लेटर देन 15 डेज। जो यहाँ पर लॉ मेंशन किया हुआ है, जो प्रोविजन मेंशन किया हुआ है, वो निगेटिव पैटर्न में मेंशन किया हुआ है, दैट मीन्स स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना है, नॉट लेटर देन मेंशन किया हुआ है, ऐसा नहीं लिखा है विद इन 7 डेज, नॉट लेटर देन 7 डेज in case of sickness benefit, not later than 15 days in case of funeral expenses, and not later than 14 days in case of maternity benefit। sickness benefit 7 दिन के भीतर, funeral expenses 15 डेज के भीतर, maternity benefit 14 दिन के भीतर पे कर देने हैं। इन केस ऑफ टेम्पोररी डिसेबलमेंट नॉट लेटर देन 1 मंथ, टेम्पोररी डिसेबलमेंट जब भी होगा, इंजरी वगैरह होगी,
उसके कुछ सर्टिफिकेशन के प्रोसेस होते हैं, एम्प्लॉयमेंट इंजरी को वहाँ पर प्रूव करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर 1 मंथ का टाइम दिया हुआ है। एंड सेम वे फर्स्ट पेमेंट ऑफ परमानेंट डिसेबलमेंट नॉट लेटर देन 1 मंथ, ये नॉट लेटर देन 1 मंथ है फ्रॉम द डेट ऑफ डिसीजन है, राइट। इन द केस ऑफ फर्स्ट पेमेंट ऑफ डिपेंडेंट बेनिफिट नॉट लेटर देन 3 मंथ। डीबी पेमेंट का भी मैक्सिमम 3 महीने है, तो अल्टीमेटली इवन फॉर द डीबी पेमेंट इज ऑल्सो 3 मंथ का मैक्सिमम टाइम दिया हुआ है, उससे ज्यादा तो टाइम पीरियड किसी के पास नहीं दिया होगा। उससे ज्यादा अगर हम पेंडेंसी रखते हैं तो चिंता का विषय तो है। आरओ एस आर ओ जब चाहे, सिचुएशन थोड़ा सा वर्क हो सकता है, वो रिपोर्ट लेते हैं। वैसे भी रिपोर्ट हर एक पीरियोडिकल बेसिस पे रिपोर्ट एस आर ओ में आ ही रहा है, तो इसलिए हमें ध्यान ये रखना है कि सिकनेस बेनिफिट 7 दिन के भीतर, फ्यूनरल 15 दिन के भीतर, मेटर्निटी 14 दिन के भीतर, पीडीबी 1 मंथ के, एंड डीबी 3 मंथ के भीतर हमें पे करने। आफ्टर द क्लेम therefore टुगेदर विद द रिलेवेंट, ध्यान ये देना है, इसको मिस इंटरप्रेट नहीं करना है, क्लेम कंप्लीट होना चाहिए। तो क्लेम कंप्लीट करने की जिम्मेदारी दोनों पक्ष की है, क्योंकि हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, सवाल जवाब हमसे पूछे जाते हैं, इसलिए लाइबिलिटी हमारी बन जाती है कि हम उनके पीछे पड़ करके सर्टिफिकेट को, क्लेम को कंप्लीट करके और इसको प्रोसेस कंप्लीट कर दें, राइट। 52A में ऑब्टेंशन वेरिफिकेशन की बात की गई है। तो ऑब्टेंशन वेरिफिकेशन की बात की जरूरत कब पड़ती है? जब सिकनेस बेनिफिट देना हो, डिसेबलमेंट बेनिफिट फॉर टेम्पोररी डिसेबलमेंट की बात आती हो, और मेटर्निटी बेनिफिट की बात आती हो। सिकनेस बेनिफिट, टीडीबी एंड मेटर्निटी बेनिफिट, इन तीनों के लिए ऑब्टेंशन वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है। इसमें एम्प्लॉयर को ड्यूटी बाउंड किया गया है कि फॉर्म 10 पे विद इन सच टाइम एज स्टेट द ऑफिस, नॉर्मली 7 दिन का टाइम उनको दिया जाता है, फॉर्म 10 में ऑब्टेंशन वेरिफिकेशन करा करके ले लीजिए, पेमेंट प्रोसेस कर दीजिए, राइट। तो इस तरीके से हमने सेक्शन 46, सिर्फ सेक्शन 46 के साथ साथ उससे जो रिलेवेंट रेगुलेशन के जो प्रोविजन थे, ये सारी रेगुलेशन के और ये सारी रूल्स के, वो सारे प्रोविजन इसमें हमने देखे। इसके बाद वाले क्लासेस में पार्टिकुलर बेनिफिट पर हम एक एक करके क्लासेस लेंगे, राइट। आपका चैनल एसजीकेजी स्टडीज, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, और किसी भी प्रकार के आपको लगता है कि क्लासेस में कुछ डेविएशन की आवश्यकता है, उसको भी बताएं। एमसीक्यू का हम एक अलग से सीरीज चला रहे हैं, एक एक करके उसको हम डालते जा रहे हैं। उस पर भी जो आपकी प्रतिक्रिया हो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।